ठंड का मौसम चल रहा है और चारों तरफ सर्द हवाएं अपना कहर बरपा रही हैं। ऐसे ही माहौल में चंपा कूड़े के ढेर में से कूड़ा चुन रही है। चंपा कचरा घर में पड़ी एक टूटी फूटी सी गाड़ी में अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। उसके बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। माँ, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को ला दो ना माँ। बच्चों, मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है, रुको मैं बाहर जाकर देखती हूँ, कहीं कुछ मिल जाए तो। चंपा अपना एक बारीक सा शॉल ओढ़कर, जिसमें से हवा आर पार होकर उसकी ठिठुरन बढ़ा रही थी, बाहर जाती है। तभी एक औरत पन्नी में कुछ जूठा खाना फेंकते हुए उसे नजर आती है। चंपा उसके पास जाती है और कहती है, बहन जी, आप बुरा ना माने तो आप बाकी का ये खाना मुझे दे दीजिए। मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, कुछ खा लेंगे तो शरीर में जान आ जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं तो वैसे ही फेंकने वाली थी, तुम ले लो। चंपा वो जूठा खाना अपने बच्चों के लिए ले आती है और उन्हें खिला देती है। गरीबी भी कितनी बुरी चीज है ना। तभी चंपा माँ दुर्गा की छोटी सी मूर्ति जो उसने उसी गाड़ी में रखी हुई को नमस्कार करती है। हे माता रानी, हमें क्षमा करना, हम ना आपकी पूजा कर पाते हैं और ना आपको भोग लगा पाते हैं। जूठा और रूखा जो हमें मिलता है वो हम खा लेते हैं। आपके लिए हम इतने मजबूर हैं माँ कि आपको भोजन भी नहीं करा सकते। ऐसे ही वो अपने दिन काट रहे थे। बाहर बर्फबारी भी बढ़ गई थी और कचरे में से कचरा ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था, पर चंपा ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और उस वो ठंड में कचरे में से प्लास्टिक चुनने लगी। उसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे, पर फिर भी उसने अपनी कोशिश जारी रखी। उसे कुछ कचरा मिल भी गया और वो उसे लेकर कबाड़ी वाले के पास गई और उस पैसे से जो उसे भोजन मिला वो अपने बच्चों के लिए ले आई। लेकिन जब वो वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि सरकारी आदेश से अब वहाँ से सारा कचरा उठाया जा रहा है और उनकी गाड़ी भी जिसमें वो रहते थे। तभी उसके दोनों बच्चे रोते हुए उसके पास आते हैं। माँ, अब वो हमारा घर भी चला गया, अब हम कहाँ रहेंगे माँ? बेटी, उसमें माँ दुर्गा की मूर्ति थी, वो तूने उठा ली थी ना? हाँ माँ, ये रही। चंपा अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। एक ही सर छुपाने की जगह थी उनके पास और वो भी छिन चुकी थी। एक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर वो अपने दुखों पर रोने लगे। कितनी अभागी माँ हूँ ना मैं, अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी भी नहीं दे सकती। नहीं माँ, आपका इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो हमारे ही कर्म है जो हम भुगत रहे हैं। वो ऐसे ही उस स्ट्रीट लाइट के नीचे सो जाते हैं। ठंडी ठंडी हवाएं उनके सब्र के बांध को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। दोनों की बच्चों की ठिठुरन बढ़ती जा रही थी, उनका शरीर भी सिकुड़ रहा था। चंपा तो माँ दुर्गा को याद करके रो रही थी कि तभी वहाँ साक्षात देवी दुर्गा प्रकट होती है। दुखी ना हो चंपा, आज से तेरे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे बेटी। तूने अब तक बहुत दुख सह लिया, पर अब और नहीं। देवी दुर्गा ने ऐसा कहकर वहाँ एक सुंदर सा घर प्रकट किया और कहा, बेटी चंपा, आज से तुझे कचरे के बीच न सड़क पर सोने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तेरा ये घर है और तू यहीं रहना, तुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। ऐसा कहकर देवी दुर्गा वहाँ से अंतर ध्यान हो गई और चंपा अपने बच्चों को उस घर के अंदर ले गई। वो घर किसी राजमहल से कम नहीं था, वहाँ हर चीज की सुविधा थी। उसके बाद से उनकी जिंदगी बदल गई और फिर उन्हें कभी वो बुरे दिन नहीं देखने पड़े। अरे मुझे पागल समझ के रखी हो क्या पीलू चिड़िया? मैं तुम्हें सीक्रेट क्यों बताऊं? मैं अपना क्या नुकसान कर लूं? अभी चलो भागो यहाँ से। अरे ये कालू क्या कर रहा है? पक्षियों के अंडे क्यों चुरा रहा है? एक जंगल में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। पीलू वड़ा पाव बेचकर अपना घर का खर्च चलाया करती थी। जंगल के पक्षी पीलू चिड़िया के ठेले से वड़ा पाव खरीदकर मजे से खाते थे। पीलू के वड़ा पाव की बिक्री देखकर कालू कौवा उससे बहुत जलता था और एक दिन कालू कौवे ने भी अपना ठेला पीलू के ठेले के सामने लगा दिया। कालू आवाज लगाकर वड़ा पाव बेचना शुरू कर देता है। आओ आओ, वड़ा पाव खाओ, गर्मा गर्म पंजाबी वड़ा पाव खाओ। अरे हरिया काका, इधर आओ इधर आओ। वहाँ कहाँ जा रहे हो? वड़ा पाव खाने? अरे मेरा वड़ा पाव खाओगे तो सब खाना भूल जाओगे। इस तरह से कालू के आवाज देने पर हरिया काका उसके पास जाते हैं। अरे कालू, तूने भी वड़ा पाव की दुकान लगा ली? देखूं तो सही तेरे वड़ा पाव में कितना दम है, जरा 1 प्लेट दे। अगर अच्छे नहीं हुए तो मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। अरे हरिया काका, एक बार खा के तो देखो, डबल लोगे। फिर हरी काका कालू के वड़ा पाव खाता है और उसकी बहुत तारीफ करता है। अरे वाह कालू, तूने तो बहुत ही कमाल के वड़ा पाव बनाए हैं। अब से मैं तेरी ही दुकान में आऊंगा। इसके बाद से तो
कालू की दुकान निकल ही पड़ी। जो भी पक्षी उसके वड़ा पाव खाता उसकी बहुत तारीफ करता। कालू की दुकान चलने से पीलू को अपने वड़ा पाव बेचने में परेशानी आने लगी। इस तरह कई दिन निकल जाते हैं। पीलू को बहुत नुकसान होता है क्योंकि अब उसके ठेले में कोई भी पक्षी नहीं जाता था। पीलू सोचती है मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे ठेले में फिर से भीड़ लगनी शुरू हो जाए, फिर से लोग मेरे वड़ा पाव खाने लग जाएं। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा, नहीं तो मेरी दुकान ही बंद हो जाएगी। ऐसा सोचकर पीलू कालू कौवे के पास जाती है और कालू से कहती है, कालू भैया आप वड़ा पाव में ऐसा क्या मिलाते हो जिससे सभी आपके यहाँ वड़ा पाव खाने आने लगे हैं? आप भी अगर मुझे सीक्रेट बता दो तो मैं कहीं दूर जाकर वड़ा पाव का ठेला लगा लूंगी, जिससे मेरी भी आमदनी फिर से शुरू हो सके। ऐसा सुनकर कालू उस पर गुस्सा करता है। अरे मुझे पागल समझ के रखी हो क्या पीलू चिड़िया? मैं तुम्हें सीक्रेट क्यों बताऊं? मैं अपना क्या नुकसान कर लूं? अभी चलो भागो यहाँ से। इस तरह से पीलू दुखी होकर वापस अपने ठेले पर आती है और सोचती है लगता है अब तो मुझे अपना ठेला बंद करना ही होगा। फिर पीलू शाम में अपनी दुकान बंद करके घर की ओर लौट रही थी। तभी पीलू की नजर कालू पर पड़ती है और पीलू कालू का पीछा करने लगती है। वो देखती है कि कालू दूसरे पक्षियों के घोंसले से उनके अंडे चुरा रहा है। पीलू सोचती है अरे ये कालू क्या कर रहा है, पक्षियों के अंडे क्यों चुरा रहा है। फिर पीलू कालू का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है और देखती है कालू अंडों को ले जाकर वड़ा पाव के मसाले में फोड़कर मिला देता था। पीलू ये देखकर चौंक जाती है। वो सोचती है ओह ये राज है कालू के वड़ा पाव के स्वादिष्ट होने का, ये तो बहुत गलत बात है। फिर पीलू तुरंत उड़कर पक्षियों के पास जाती है और उन्हें पूरा सच सच बता देती है। चिड़िया पीलू से कहती है, पीलू बहन कल ही मेरे दोनों अंडे चोरी हो गए थे, मुझे लगा कि दुष्ट चीलू ने उन्हें चुरा कर ले गया है। दूसरी चिड़िया कहती है, हाँ बहन परसों मेरे भी अंडे मेरे घोंसले से गायब हो गए थे, मुझे लगा कि कोई नाग सांप लेके चला गया है। हरिया काका कहते हैं, चलो चलकर हम उस बदमाश कालू को पकड़ते हैं और उसकी अच्छे से पिटाई करते हैं, वो हमारे अंडे हमें ही खिला रहा है। फिर सभी पक्षी कालू के घर पर धावा बोल देते हैं, क्यों रे कालू तू कितना बदमाश है, तू हमारे अंडे चुराकर हमें ही वड़ा पाव में मिलाकर खिला रहा था, अरे तुझे शर्म है कि नहीं? हाँ कालू भैया तुमको शर्म है कि नहीं? ये क्या तरीका है, तुम हमारे बच्चों को मार रहे हो, उन्हें पैदा ही होने नहीं दे रहे हो और उन्हें हमें ही खिला रहे हो, तुम इस जंगल में रहने के लायक नहीं हो। इतना कहकर पक्षी कालू की बुरी कदर पिटाई कर देते हैं। पिटाई खाकर कालू जंगल छोड़कर भाग जाता है। कालू के भाग जाने के बाद से सभी पक्षियों के अंडे फिर से सुरक्षित हो जाते हैं और पीलू की वड़ा पाव की दुकान एक बार फिर से चल पड़ती है। अब पीलू अपनी मेहनत से अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। इस तरह सभी पक्षी अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। भागलपुर नाम के एक छोटे से गांव के जंगल में पीलू चिड़िया एक छोटी सी पिज्जा बनाने की दुकान चलाती थी। वो बहुत मेहनत करके अच्छी क्वालिटी की ब्रेड बनाया करती थी और उसी से पिज्जा बनाती थी। पीलू पिज्जा में ताजी चीज और ताजी सब्जियां भी डाला करती थी। पिज्जा बेचकर अपना घर का खर्च चलाया करती थी। उसके हाथ की ताजा ब्रेड और उसका बना पिज्जा लोगों को बहुत पसंद आता था, जिसकी वजह से उसके यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती थी। सभी पीलू की बहुत तारीफ करते थे। उसकी दुकान के सामने कालू कौवे का भी बेकरी की दुकान थी। वो पीलू से बहुत जलता था और एक दिन उसने अपनी दुकान में एक इंटरनेशनल ब्रांड का रेडीमेड पिज्जा बेचना शुरू कर दिया। कालू की दुकान अब बड़ी हो गई थी, जिससे पीलू की दुकान में अब लोग कम आने लगे। पीलू को घाटा होने लगा। हे भगवान, कितनी मुश्किल से मैं अपनी दुकान चलाती थी, घर में पिज्जा ब्रेड बनाती थी, घर में चीज बनाती थी और सब्जियां उगाकर पिज्जा में डालती थी, अब मेरा क्या होगा? एक दिन पीलू को दूध सप्लाई करने वाला हरिया तोता पीलू के पास पहुंचता है। अरे पीलू बहन,
क्या बात है, आप आजकल दूध का नया ऑर्डर नहीं कर रही हो? पहले तो इस मौसम में 10-10 लीटर दूध मंगवाती थी। तो पीलू कहती है, क्या बताऊं हरिया काका, कालू की बड़ी दुकान के कारण मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। मैं तो अपनी पिज्जा की दुकान बंद करने की सोच रही हूँ, कहीं और जाकर शहर में नौकरी कर लूंगी। तो हरिया कहता है, अरे ऐसी बातें मत करो बहन, कोई हमें कंपटीशन देगा तो हमें भी उसे कंपटीशन देना ही होगा। ऐसे हार मत मानो, ऐसे तो बहुत बार जिंदगी में परेशानियाँ आएंगी और तुम हार मानकर कहाँ भागोगी। तो पीलू कहती है, आप ठीक कह रहे हैं काका, लेकिन आप तो अच्छे से जानते हैं कि मैं कालू का सामना नहीं कर सकती। जल्दी ही मेरा इतना नुकसान हो जाएगा कि मुझे उधार लेना पड़ जाएगा और मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगी। तो हरिया कहता है, तुम इतना मत सोचो पीलू, मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता निकालता हूँ। मैंने सुना है कि यूरोप से एक नया चिकन आया है, पिंकी चिकन। पिंकी चिकन से बनी हुई चीजें दिखने में पूरी तरह से पिंक होती है और उसमें जरूरी विटामिन्स मिनरल्स भी होते हैं। अगर तुम उसका पिज्जा बनाओ तो मैं तुम्हें कम दाम में वो ला दूंगा और तुम उससे मुनाफा कमाना। पीलू तैयार हो गई और फिर हरिया उसको पिंकी चिकन लाकर देता है। यूरोप से आई पिंकी चिकन से पीलू शाम में पिज्जा टॉपिंग बनाती है। पीलू उसको हरिया को खिलाकर उससे पूछती है, हरिया काका, ये पिंक पिज्जा है, तुम जरा इन्हें टेस्ट करके तो बताओ कि ये कैसे बने हैं। तो हरिया कहता है, वाह बहन, ये तो लाजवाब पिंक पिज्जा है, मैंने तो ऐसे कभी नहीं खाया। और फिर पीलू अपनी दुकान में पिंक पिज्जा बेचने लगी। उनकी दुकान में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और जल्दी ही पूरे पिंक पिज्जा बिक गए। इसके बाद आए दिन उसको हरिया पिंक चिकन सप्लाई करने लगा। पीलू अपने पिंक पिज्जा को बहुत कम दाम में बेचती थी। इसी वजह से कालू कव्वे की इंटरनेशनल ब्रांड की बेकरी अब ठप पड़ने लगी। पीलू के पिंक पिज्जा को अब बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे और जल्दी ही वो बहुत अमीर हो गई। लोग उसके पिज्जास को बड़ी बड़ी शादी और पार्टी में ऑर्डर कर रहे थे, लेकिन पीलू ने कभी उसके दाम नहीं बढ़ाए। इस वजह से गरीब लोग भी उसके पिंक पिज्जा को खा सकते थे। एक दिन फॉर्ड चैनल वाले उसकी दुकान में वीडियो शूट करने के लिए आते हैं। इसे पीलू और भी प्रसिद्ध होने लगी। फिर पीलू अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगी।